नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स के बारे में। आपको याद होना चाहिए कि 2 साल पहले इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि 2 बड़े एक्सीडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया अलाउज बोइंग 737 मैक्स प्लेन्स टू फ्लाई विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण हुआ है जिसकी वजह से भारत ने इसको अलाउ कर दिया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत सिंपली यहां पर ऐसे प्लेन को अलाउ करेगा जो कि ऑलरेडी 2 बार बड़ा क्रैश हो चुका है। तो डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या गड़बड़ी थी इस प्लेन के अंदर और कैसे सुधार हुआ है और फिर यहां पर इसको अलाउ किया गया है। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप और वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडियन एविएशन सेफ्टी जो रेगुलेटर है, आपको पता होगा, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा परमिट कर दिया गया है कि जो बोइंग आपको पता है कंपनी है जो अलग अलग प्रकार के प्लेन्स बनाती है। तो उनके द्वारा ये एक पर्टिकुलर प्लेन बनाया गया था जिसका नाम था 737 मैक्स, ठीक है, और थोड़ा सा सस्ता माना जा रहा था ये, और इसको बैन किया गया था मार्च 2019 में क्योंकि 2 डेडली क्रैशेस हुए थे जिसकी वजह से 346 पीपल की मृत्यु हुई थी, 2 क्रैश मिलाकर। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, पहले हम देख लेते हैं। अक्टूबर 2018 में यहां पर बोइंग 737 का ये जो प्लेन है वो आपका जावा सी में क्रैश कर गया था एज सून एज इट टुक ऑफ फ्रॉम जकार्ता। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा, जो इंडोनेशिया है उसमें कई सारे आइलैंड्स मिलते हैं। तो एक काफी बड़ा आइलैंड है ये सुमात्रा आइलैंड, उसके बाद ये जावा है। जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वो आपको जावा वाले आइलैंड पर मिलेगी, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो। और इस तरह से ये फ्लाइट जा रहा था और इसका पाथ यहां पर जाना था, ये ऊपर नदन साइड में। लेकिन जैसे ही ये आपका टेक ऑफ हुआ और आप देख सकते हो ये जावा सी है बेसिकली, वहीं पर जाकर अचानक से ये क्रैश हो गया था, ठीक है। तो जितने लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। फिर मार्च 2019 में एक और क्रैश हुआ इथियोपिया में, और टोटल अगर आप दोनों क्रैशेस मिला दो तो 346 लोगों की जानें गई थी। और ये सेकेंड क्रैश होने के बाद यहां पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको यहां पर बैन कर देंगे, इस प्लेन को अभी के लिए उड़ान नहीं भरने दी जाएगी। तो यही बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा तब जाकर चीजें देखे जाएंगी। और यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे एयरलाइंस, यूनाइटेड अमेरिकन, साउथ वेस्ट हो गया, इनफैक्ट भारत के अंदर जो स्पाइस जेट है वो इस प्लेन की फ्लीट को रखता था, उसको भी ग्राउंड करना पड़ गया। इनफैक्ट जो चाइना था वो सबसे पहला देश था जिसने इसको रोक दिया था। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो क्योंकि भारत ने अलाउ कर दिया है तो सभी देश ने इसको अलाउ कर दिया है एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना सबसे पहला देश था जिसने इसको रोका था और चाइना अभी भी इसको अलाउ नहीं किया है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या इस प्लेन के अंदर दिक्कतें थी, प्रॉब्लम क्या थी। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब हुआ ना इसके बारे में, तब यहां पर पता चला कि इसका जो सबसे मेन कारण था क्रैश होने का वो इसका डिजाइन फ्लॉ था, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस बोइंग 737 मॉडल में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहा जाता है MCAS, दैट इज मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। बेसिकली ये क्या करता है, एयरक्राफ्ट के नोज को ऊपर नीचे करता रहता है, उसके सेंसर्स लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये एयरक्राफ्ट है, तो जो आगे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं नोज, एयरक्राफ्ट का जो नोज होता है। तो बेसिकली ये देखता रहता है कि ये नोज ऊपर है कि नीचे है। मतलब आप देखे होंगे ना, जो फ्लाइट होती है वो कई बार ऊपर इस तरह से होती है, कई बार फ्लाइट इस तरह से होती है। तो जो नोज होता है ऊपर, क्या ये ऊपर साइड है, क्या ये नीचे साइड है, तो अपने हिसाब से उसको सेंस करके उसको ऊपर नीचे, बेसिकली आप यूं कहो तो स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली जो MCAS है ये बनाया तो एक प्रकार से इसको स्टेबल करने के लिए था, लेकिन ये सिस्टम में कुछ गड़बड़ी पाई गई जिसको लेकर ये अचानक से क्रैश हो जाता था। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि ये फ्लाइट चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि ये नोज है इसका, ठीक है। और नोज अगर सपोज फ्लाइट इस तरह से रहा, नीचे वाले डायग्राम में आप देखो इस तरह से है, तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। फ्लाइट तो मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में होना चाहिए। तो फ्लाइट अगर सपोज बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, इसका नोज ऊपर की तरफ चल गया है, तो ये सेंसर लगा हुआ है आगे ऊपर, और ये सेंसर देखेगा अगर ये ऊपर है तो ऑटोमेटिकली उसको नीचे ले आएगा, ठीक है। इसका मेन काम है, चलो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तो यहां पर अब आप देखिए क्या हो रहा था, कई बार ये जो सेंसर है इसके अंदर, जो बोइंग 737 मैक्स के अंदर जो सेंसर्स है MCAS, ठीक है, वो कई बार फॉल्स रीडिंग कर लेता था। जैसे कि ये फ्लाइट आप देखो, ये नॉर्मल चल रहा है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए फ्लाइट को, तो ये नॉर्मल चल रहा है, उसके बावजूद भी ये फॉल्स रीडिंग कर लेता था और इसको लगता था कि नोज इसका ऊपर है, मतलब इस तरह से ये अज्यूम कर लेता था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि नॉर्मल फ्लाइट को भी ये नीचे कर देगा अचानक से। तो ये क्या होता था कि नॉर्मल फ्लाइट को नीचे करता था, तो जो पायलट है
उसको लगता था देखो यहां पर गड़बड़ी आ गई, तो ये वाला जो सिस्टम है उसको ऑफ कर देता था तुरंत, तो वापस से ऊपर फ्लाइट चली जाती थी नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन ये जो सिस्टम था वो क्या करता था, बार बार इस चीज को नीचे करता रहता था फ्लाइट को। तो कई बार क्या होता था, फ्लाइट नीचे होने के कारण अचानक से जो फ्लाइट है वो डिसबैलेंस हो जाता था और पत्थर की तरह, यूं कहो जैसे पत्थर होता है ना, वो अचानक से गिर जाता है, वैसे ही फ्लाइट अचानक से वो नीचे गिर जाता था। ठीक है, तो ये दिक्कतें पाई गई बिकॉज अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या था। ये जो सिस्टम लगाया गया था MCAS का, इसके अंदर ये जो डिजाइन फ्लॉ है ना, ये जो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसके अंदर गड़बड़ी पाई गई। और गड़बड़ी क्या थी कि ये मिस रेड कर लेता था, मतलब इसको लगता था प्लेन का नोज ऊपर है, जबकि ये ऊपर नहीं होता था, ये नॉर्मल चल रहा है, और ये अचानक से इसको नीचे गिरा देता था। और ये टग ऑफ वॉर बेसिकली आप कह सकते हो, वो पायलट और इस मिसरीडिंग के बीच में देखने को मिलता था। तो एक तो आपका टेक्निकल फ्लॉ हो गया, सिर्फ टेक्निकल फ्लॉ नहीं था इसके अंदर, आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया गया कि जो बोइंग के खुद के नॉर्म्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए थे, वो भी इसके द्वारा फॉलो नहीं किए जाते थे। तो ये सारे गड़बड़ी की वजह से कहीं ना कहीं फ्लाइट जो 2 क्रैश हुए वो हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर फिर क्या हुआ कि जिसकी वजह से फ्लाइट को दोबारा ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि यहां पर जो MCAS के अंदर गड़बड़ी थी उसको रेटिफाई किया गया और बहुत सारा ट्रायल वगैरह चला, सिमुलेटर्स वगैरह के माध्यम से जो पायलट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया गया। ये सारी जब चीज़ें हो गई तो फाइनली जाकर यहाँ पर जब यूएस के ये जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने नवंबर 2020 को इसको अलाउ कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर जापान, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, बहुत सारे बाकी देशों ने इसको अलाउ कर दिया। अलाउ कब किया गया, जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाएगा, मतलब जितने भी प्लेन चल रहे हैं विश्व भर में 737 मैक्स वाले, उसमें मॉडिफिकेशन होने के बाद और साथ में जो पायलट को एडिशनल ट्रेनिंग देनी है उसके बाद ही उसको उड़ाया जा सकता है। तो दिसंबर 2020 के बाद से आप देखोगे तो एयरलाइन वापस से ऑपरेशन में आ गया, कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ने लग गई हैं। और इसी की वजह से अभी भारत का जो DGCA है उसने यही कहा है कि ये भी फ्लाइट ऑपरेशन में आ सकता है, लेकिन यहां पर प्रॉपर जब एप्लीकेबल जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी उसको अलाउ किया जाएगा। तो उसको दिखाना पड़ेगा जो भी इसको चलाना चाहता है। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरे विश्व भर में करीब 345 ऐसे प्लेन्स हैं इस मॉडल के जो ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2.89 लाख क्यूमुलेटिव आवर्स ये उड़ान भर चुका है। मतलब जब से वापस से इसको चालू किया गया है तो बहुत लंबे समय तक ये देखा जा चुका है कि ये अच्छे से उड़ रहा है, कोई अभी तक प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली है, तभी जाकर DGCA ने इसको अलाउ किया है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, तो स्पाइस जेट ही एक ऐसा एयरलाइन है जो ये वाला मॉडल को ऑपरेट करता है। जेट एयरवेज भी पहले करता था, लेकिन आपको पता है जेट एयरवेज अभी ऑपरेशन में नहीं है। बातें तो चल रही हैं, देखते हैं कि क्या ये वापस से आता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला बहुत ही जल्द एक डोमेस्टिक एयरलाइन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकासा। ठीक है, इसको लेकर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है। तो उन्होंने भी उसके अंदर कहा है कि ये वाला प्लेन वो खरीदेंगे। तो देखना होगा कि ये वाला किया जाता है कि नहीं। बाकी इंटरनेशनल जो रूट्स हैं भारत की तरफ से जाते हैं, ओमान एयर के, फ्लाई दुबई के, ये भी ये वाला प्लेन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया होगा जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर भारत सरकार ने क्यों अलाउ किया है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आप ऑटो पायलट सिस्टम के बारे में अक्सर सुनते होंगे, ये फ्लाइट के अंदर होता है। इसको पहली बार डेवलप किया गया था 1912 में। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इसका मेन पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट? एयरक्राफ्ट के अंदर किस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये ऑटो पायलट सिस्टम हमें मिलता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप या फिर studiiq.com पर जाइए। बहुत सारी जो कोर्सेज हैं हमारे कम दाम पर आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।